प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। इस बातचीत का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने इजराइल के शहर बेत शेमेश में मीडिया से बात की। ये वही शहर है जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 9 लोगों की जान चली गई है। नेतन्याहू ने कहा, मैंने अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत की है। इस समय में इजराइल और यहूदियों के साथ खड़े रहने के लिए मैं उनका और भारत का धन्यवाद करता हूँ। इसराइल अलबत्ता चाहता है कि लंबी जंग, यानी अमेरिका छोटी चाहता है, इसराइल का ख्याल है कि लंबी, क्योंकि इसराइल का हदफ ये है कि ईरान को इतना कमजोर कर दो, इनका सारा असला इस्तेमाल हो जाए और ये फिर बाद में रेजिस्टेंस या मज़ाहमत करने के काबिल ना रहे। ठीक, अब हर मुल्क अपने अपने प्ले कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ चल रहा है, वैसे तो उन्होंने आधी दुनिया को लपेट लिया है उसमें, क्योंकि गल्फ कंट्रीज को भी हिट किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर आपको, ये वॉर और ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकने वाली है और इससे दुनिया को क्या नुकसान होगा? इसलिए कि अभी तो वो कह रहे हैं कि जी 4 वीक्स, तो ट्रंप ने कह दिया है कि 4 वीक्स चलने वाली है ये सब। बट जो बैलेंस है, जो पाकिस्तान ने करने की कोशिश करी कि अमेरिका को आईना दिखाया, अरब वर्ल्ड के साथ खड़े होकर दिखाया कि हसी मुसलमान वर्ल्ड दे नाल हैं। दैट मीन्स अब ये खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। खलीफा बनने के बाद आपको मालूम ही है कि इनको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। उसी के लिए ये आज करंट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो वॉशिंगटन के अंदर है, उनको काटने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में भौंके हैं, अब ये काटने की फिराक में है। जो गल्फ रियासतें हैं वो भी कर रही थी कि भाई हमारी स्पेस यूज नहीं होगी। उन्होंने ईरान को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने कहा भाई अड्डे मौजूद है, वहां से आएंगे लोग, तो हम तो ये अब एवरीथिंग इज फेयर इन फेयर एंड वॉर, फेयर है वॉर में, क्योंकि आपने हमारी तो उनकी तो लीडरशिप पूरी चली गई ना जी। तो इस तो पूरी की पूरी यूएस अमेरिकन आर्मी को नहीं पता चल रहा कि ट्रंप क्या कर रहे हैं और कब कहां क्या कर जाते हैं, कब कहां क्या बोल जाते हैं। उन्होंने 1 तारीख को ये बोला था कि जो चीज हम 4 दिन में अचीव करते हैं वो 1 दिन में अचीव कर ली। जय हिंद दोस्तों, काफी लोग पूरी दुनिया में ये बात कर रहे हैं कि भाई जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ उससे जस्ट पहले कौन गया था बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने? नरेंद्र मोदी जी। और अब बीच युद्ध में नरेंद्र मोदी जी से बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पे फोन हुई जा रही है। और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी से इम्पोर्टेंट बात बेंजामिन नेतन्याहू की हुई है। और वो इम्पोर्टेंट बात ये हुई है कि जो ओपन मार्केट में खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू ने भारत के प्रति ग्रेटिट्यूड दिया है, कि भारत जो है वो सहयोग कर रहा है मिडिल ईस्ट में जो डीन्यूक्लियराइज करने का पूरा अभियान है अमेरिका एंड कंपनी की, उसमें भारत जो है कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहा जो इजराइल को बुरा लगे। बशर्ते कि ब्रिक्स में परमानेंट मेंबर नहीं, पर ब्रिक्स की एक ईरान मेंबर है। ठीक है, परमानेंट में तो ब्रिक्स नेशन ही है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, लेकिन जो ब्रिक्स के विस्तार के लिए कुछ एडिशनल कंट्रीज जुड़े थे ना, ब्रिक्स प्लस करके, उसका हिस्सा है ईरान। लेकिन आप देखें भारत जो है वो ईरान के पक्ष में कुछ बातें करता हुआ नहीं नजर आ रहा, बिकॉज भारत का भी अपना नेशनल इंटरेस्ट है भाई। ईरान भारत के पक्ष में बातें नहीं करता तो भारत कैसे ईरान के पक्ष में बातें? दोनों देशों का अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ट्रेड, ये सब चीजें हैं। तो वो सारी चीजें हैं, दोनों देश एक दूसरे के वॉर में साथ नहीं देते, तो हम नहीं दे रहे साथ, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो जला हुआ है कि भारत और इजराइल के रिश्ते मजबूत होना मतलब भारत और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के रिश्ते मजबूत होना, आप समझ रहे हैं। और अगर ये भारत के रिश्ते मजबूत होते हैं तो मुश्किल समय में ये देश, अमेरिका से तो उम्मीद नहीं लगा रहे क्योंकि अमेरिका का अलग ही है व्यू पॉइंट साउथ एशिया को देखने का, पर इजराइल जो है भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। ये पाकिस्तानियों को काफी बुरा लगा। इसराइल अलबत्ता चाहता है कि लंबी जंग, यानी अमेरिका छोटी चाहता है, इसराइल का ख्याल है कि लंबी, क्योंकि इसराइल का हदफ ये है कि ईरान को इतना कमजोर कर दो, इनका सारा असला इस्तेमाल हो जाए और ये फिर बाद में रेजिस्टेंस या मज़ाहमत करने के काबिल ना रहे। ठीक, अब हर मुल्क अपने अपने प्ले कर रहा है। जो गल्फ रियासतें हैं वो भी कर रही थी कि भाई हमारी स्पेस यूज नहीं होगी। उन्होंने ईरान को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने कहा भाई अड्डे मौजूद है, वहां से आएंगे लोग, तो हम तो ये अब एवरीथिंग इज फेयर इन फेयर एंड वॉर, फेयर है वॉर में, क्योंकि आपने हमारी तो उनकी तो लीडरशिप पूरी चली गई ना जी। तो इसलिए उनके लिए तो अब ये नहीं है कि भाई आप कोई नॉर्म्स रह गई हैं, तो उन्होंने उनकी भी कॉस्ट बढ़ा दी है। जब नेचुरली जब तेल की कीमत चढ़ेगी, जब इकॉनमी जो है पूरी दुनिया की हिल जाएगी और जब ये पूरे इलाके के अंदर खौफ व राज फैल जाएगा, एयरपोर्ट बंद हुए हैं, लोग सैकड़ों हजारों स्टक हुए हैं, लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है, तो प्रेशर जो ना वो तो ये है ना ईरान का, भाई आप हमें प्रेशर में डालें तो आप भी प्रेशर में आ जाए। तो ये इस वक्त उनकी स्ट्रेटेजी लग रही है। अब इसमें जो तुरब का पत्ता है वो ये है कि क्या ईरान के पास इतना अस्करी साजो सामान है
क्या उनके पास इतने मिसाइल और इतने ड्रोन्स हैं कि वो इनकी इस जंग को इतना तूल दे सके? मेरे ख्याल में वो कोई कोशिश है कि कम से कम महीना चल जाए, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते कम से कम चल जाए, ताकि अमेरिका के अंदर प्रेशर बिल्ड हो जाए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। आई थिंक ये उनकी स्ट्रेटेजी है। तो लगता तो ये है कि वो बड़ी एक तरतीब से चल रहे हैं कि उन्होंने पहले बड़े यानी जो सस्ते वाले ड्रोन भेजे हैं, ताकि इनके जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, जो मिसाइल डिफेंस वगैरह जो हैं उन्होंने बनाए हुए पैट्रियट मिसाइल, ये सारे के सारे इस्तेमाल हो जाए। दूसरा वो ये कर रहे हैं कि इनकी जो डिफेंसेस हैं वो सबको, एयर डिफेंस को खत्म कर रहे हैं सब जगह पे, ताकि जब इनके अपने असल मिसाइल आए तो उसके बाद उसको रोक थोक जो ना उस तरह की ना हो सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उनकी स्ट्रेटेजी है। अच्छा, ये जो ख्वाहिश थी कि ईरान की गवर्नमेंट बैठ जाएगी, देखिए एक उनका बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर है वहां पे, और एक रंग ऑफ लीडरशिप खत्म होती है तो दूसरी ऊपर आ जाती है। और उन्होंने ये देखें, दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर इट। मैं आपको बता रहा हूं कि जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया 1979 में, तो ऊपर तले इनके वजीर आजम, इनके सदर की असैसिनेशन शुरू हो गई, अगर आपको याद हो उस जमाने में। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर काबू पाया, फिर इनको इराक के साथ बड़ी लंबी 10 साल जंग में उलझा दिया। ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ चल रहा है, वैसे तो उन्होंने आधी दुनिया को लपेट लिया है उसमें, क्योंकि गल्फ कंट्रीज को भी हिट किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर आपको, ये वॉर और ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकने वाली है, और इससे दुनिया को क्या नुकसान होगा? इसलिए कि अभी तो वो कह रहे हैं कि जी 4 वीक्स, तो ट्रंप ने कह दिया है कि 4 वीक्स चलने वाली है ये सब कुछ। आपका ये कहना कि शायद मैं फौज आपको ज्यादा हूं, यहाँ तो पूरी की पूरी यूएस अमेरिकन आर्मी को नहीं पता चल रहा कि ट्रंप क्या कर रहे हैं और कब कहाँ क्या कर जाते हैं, कब कहाँ क्या बोल जाते हैं। उन्होंने 1 तारीख को ये बोला था कि जो चीज हम 4 दिन में अचीव करते हैं वो 1 दिन में अचीव कर ली। अब अगर उस पैरामीटर को लगाऊं मैं बाई चांस, तो जो 4 सप्ताह की लड़ाई वो बोल रहे हैं, तो वो तो फिर 1 सप्ताह भी नहीं चलनी चाहिए। अगर उनका एक तरफ वो बोल रहे हैं कि चलिए जी खुमैनी साहब चले गए हैं इसलिए बातचीत आसान होगी, ये भी उन्हीं की स्टेटमेंट है, और दूसरी तरफ वो ये बोलते हैं कि ईरान बातचीत और डील करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने वो जो उनकी 5 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप हो रही थी उसको मैंने सुना, और उसे आपको अंदाजा बिल्कुल क्लियर मिलेगा, एनालिसिस में साथ साथ दे रहा हूं। उन्होंने कहा मिस्टेक्स ऑफ पास्ट, भाई गलती तुम्हारे देश की थी, मुझे क्यों बता रहे हो? उसका खामियाजा मुझे क्यों होना चाहिए? क्या गलत था क्या नहीं? आप आज कॉम्पिटेंट हैं, आपके पहले वाले लोग अपने तरीके से कॉम्पिटेंट थे। उनका कहना है, बढ़िया बात, उनका कहना है कि मिसाइल प्रोग्राम ऑफ ईरान विल रीच यूएस। आपको अब रियलाइज हुआ है ट्रंप साहब, ये तो 10 साल से चल रहा है। अरे भाई, ईरान के पास जो मिसाइल हैं उनका क्या रेंज है आज की तारीख में, वो यूएस तक नहीं पहुंच सकती। तो मिसाइल प्रोग्राम में अगर वो अगले, मतलब ये वो वाली बात है, अगर यूएस टेस्ट करेगा इंटरकॉन्टिनेंटल तो वो डिफेंसिव है, और अगर ईरान या कोई भी और कंट्री 8 किलोमीटर की भी करेगा तो वो ऑफेंसिव है। बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन है। ओवरसीज स्टेशंस एंड बेसेस हैज बीन अटैक। आपके बेस आपने ओवरसी रखे, आपकी दादागिरी आप संभालिए, उसका खमियाजा पूरे दुनिया को क्यों देना चाहिए? आप अपने बेस को प्रोटेक्ट कर पाए नहीं कर पाए, आपका अपना प्रॉब्लम है। एक बढ़िया बात उन्होंने कह दी जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्टेक्स्ट में भी, आपके और मेरे, न्यूक्लियर वेपन्स एंड प्रोग्राम इज अगेंस्ट द वर्ल्ड